प्रोसेस जिसे प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल का अपना एक लाइफ स्पैन है। वो लाइफ स्पैन कंप्लीट होते ही हमारी जो सेल है वो प्रोग्राम सेल डेथ के लिए जाती है, एपोप्टोसिस के लिए जाती है, ताकि न्यू सेल्स उन ओल्ड वन को रिप्लेस कर सके, है ना। तो इसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं कि सेल जब अपना डिग्रेडेशन खुद करा रही है तो हम उसे कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। अब एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ सेल एजिंग की वजह से भी हो सकता है, या किसी इंटरनल डिफॉल्ट या सिग्नल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो एपोप्टोसिस, which is also considered as programmed cell death, is a highly regulated process that allow a cell to self degrade in order for the body to eliminate unwanted or dysfunctional cell। यानी कि सेल को जो हमारी बॉडी को जो सेल नहीं चाहिए होती है, या वो डिसफंक्शनल हो गई है किसी रीजन की वजह से, अगर उन्हें एलिमिनेट करना है तो हमारी सेल प्रोग्राम सेल डेथ के लिए जाती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज बात करें तो बिटवीन 50 टू 70 बिलियन सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर जो पर डे आपकी डाई हो रही है, जिनको रिप्लेस किया जा रहा है वाया एपोप्टोसिस, ठीक है। एक एवरेज चाइल्ड की बात करें जो हमारा 8 टू 14 के बीच में लाई कर रहा है, उसमें 20 टू 30 बिलियन सेल्स है जो एवरी सिंगल डे रिप्लेस हो रही है वाया दिस फिनोमिना ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ और एपोप्टोसिस, ठीक है। सो एपोप्टोसिस के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। एपोप्टोसिस की नीड क्यों है उसे समझना जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल कंसेप्ट ऑफ एपोप्टोसिस। व्हाई एपोप्टोसिस? तो पहली चीज तो यही हो गई कि आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड या डिसफंक्शनल सेल है, उनको रिप्लेस करने के लिए हमें एपोप्टोसिस को परफॉर्म कराना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल बहुत ही वेल मैनर्ड के अंदर सेल डिग्रेडेशन के लिए जाती है, जिससे नेबरिंग सेल भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। आप एक दूसरी टर्म भी पढ़ते हो नेक्रोसिस, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें भी सेल का डिग्रेडेशन होता है। तो क्या एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस है वो भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एपोप्टोसिस की नीड क्यों है? सो एपोप्टोसिस की जरूरत है एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर रेगुलेशन के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट बोले तो आप जैसे देख सकते हो कि अगर हम लोग एम्फीबियन के केस में कहें तो हमारे पास टैडपोल लार्वा होता है। टैडपोल लार्वा के पास टेल भी होती है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो फ्रॉग अडल्ट के पास नहीं होते। अगर इस टैडपोल लार्वा को अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, मेटामॉर्फोसिस के अंदर ये जाता है, तो इसमें एपोप्टोसिस होता है बहुत सारी सेल के अंदर, ताकि ये परफेक्ट शेप ऑफ अडल्ट को अटेन कर सके। एग्जाम्पल के लिए टैडपोल लार्वा के अंदर एक टेल प्रेजेंट होती है। अगर एपोप्टोसिस जैसी प्रोसेस ना हो तो ये टेल हमारी अडल्ट में भी प्रेजेंट रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि एपोप्टोसिस प्रोसेस से कुछ ऐसी हमारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उनका रिमूवल होता है, जस्ट लाइक द टैडपोल लार्वा कन्वर्जन या मेटामॉर्फिज्म इनटू अडल्ट लार्वा, अडल्ट ऑर्गेनिज्म, सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस रीजन के अंदर एपोप्टोटिक सेल प्रेजेंट है हमारी, जिनका फर्दर एपोप्टोसिस हो जाएगा, जिससे टेल का रिमूवल होगा एंड देन हमारा टैडपोल लार्वा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। वैसे अगर हम कहें जैसे ह्यूमन की ही बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर जो फिंगर बनती है या कहें हम जो लिम्ब डेवलपमेंट होता है, इस लिम्ब डेवलपमेंट के अंदर भी एपोप्टोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? आपको पता है कि अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस के टाइम पे हमारे जो लिम्ब की डिजिट्स होती हैं ये सारी एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, इनके बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर फिंगर का फॉर्मेशन करना है तो डिजिट का सेपरेशन होना जरूरी है, और इसी के लिए क्या होता है कि इनके बीच में हमारी जो सेल्स होती है वो एपोप्टोसिस के लिए जाती है, जैसा कि आप इस कलर में देख रहे हो कि ये सारी सेल्स हमारी एपोप्टोसिस के लिए जाएगी, और इसी एपोप्टोसिस की वजह से हमारा फर्दर डिजिट फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ टिश्यूज के लिए, ऑर्गन स्कल्पचिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, डिसफंक्शनल सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हमारे एपोप्टोसिस की हमें बहुत जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड सम टाइम कुछ ऐसी हमारी इन्फेक्टेड सेल्स भी होती हैं जिनको अगर आपको बॉडी से रिमूव करना है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई पैथोजन इन्फेक्शन हो गया, तब भी सेल हमारा एपोप्टोसिस के लिए जाता है। अब आप दो टर्म पढ़ते हो, एक पढ़ते हो नेक्रोसिस, दूसरा पढ़ते हो एपोप्टोसिस। दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। नेक्रोसिस होता है, मान लीजिए इम्यून सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, इम्यून सिस्टम नहीं कहेंगे, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया,
तो उस टाइम पे अगर आपकी सेल डिग्रेडेशन के लिए जा रही है या कोई और टिश्यू हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, उस वजह से अगर आपकी सेल का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि नेक्रोसिस की प्रोसेस में जब हमारा सेल डिग्रेड होगा, डैमेज होगा, तो उसमें आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसमें नेबरिंग सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, नेबरिंग सेल को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस की प्रोसेस क्योंकि प्रोग्राम्ड है, वेल प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जिसमें सेल जा तो रही है डेथ के लिए ही, लेकिन उसमें इन्फ्लामेशन जैसा कोई भी फिनोमिना आपको फर्दर देखने को नहीं मिलता। एज ए रिजल्ट हमारा जो सेल है ना, वो दूसरी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, दूसरी सेल को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब समझते हैं कि नेक्रोसिस में और एपोप्टोसिस में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। एपोप्टोसिस को एक फिजियोलॉजिकल सेल डेथ कहा जाता है, एक प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है, लेकिन नेक्रोसिस हमारा एक पैथोलॉजिकल सेल डेथ है। पैथोलॉजिकल क्यों कहा? भी हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी वुंड की वजह से, इंजरी की वजह से हमारी सेल डिग्रेड हो रही है, कोई पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी सेल के अंदर कोई डैमेज हो रहा है ना, तो नेक्रोसिस को हम लोग पैथोलॉजिकल सेल डेथ कहते हैं और एपोप्टोसिस को फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेल डेथ कहा जाता है। एपोप्टोसिस अकर अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, लेकिन नेक्रोसिस के लिए आपकी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी। पैथोलॉजिकल कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी कौन सी हो सकती है। एपोप्टोसिस एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। देखो कोई भी चीज अगर बहुत ही प्रोग्राम है और ऑर्गेनाइज्ड है तो obvious सी बात है कहीं ना कहीं वहां पर एनर्जी एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा होगा। एपोप्टोसिस क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल सेल डेथ होता है, बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड और प्रोग्राम होता है, इसीलिए इसमें एटीपी की नीड पड़ती है, लेकिन नेक्रोसिस में कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, हमारी एपोप्टोसिस के अंदर सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर सेल के अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। न्यूक्लियस रप्चर हो जाएगा इन केस ऑफ एपोप्टोटिक सेल के अंदर, एंड इट इंड्यूस्ड बाय द फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई, जैसे कि कोई ग्रोथ फैक्टर आया, उस ग्रोथ फैक्टर ने स्टिमुलाई दिया सेल को कि तुम्हें एपोप्टोसिस को परफॉर्म करना है ना, तो इसी वजह से इसके अंदर हमें कोई इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन नेक्रोसिस की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो सेल है वो बलून का फॉर्म अटेन कर लेती है, नॉन फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एंड नेक्रोसिस में ड्यू टू दी स्वेलिंग ऑफ सेल यहाँ पर इन्फ्लामेशन भी हमें देखने को मिलती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो सेल है वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के लिए डिफरेंशिएट आप यहाँ से कर सकते हो, इजिली जाता है। ठीक है, जैसे नेक्रोसिस के अंदर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्रोमेटिन का क्लम्पिंग होगा, स्वुलन ऑर्गेनलीज होंगे, एंड हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी इलैक्यूलेट हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो आगे किस तरीके से हमारा जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। वही अगर एपोप्टोसिस की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, माइल्ड कन्वोल्यूशन, क्रोमैटिन कॉम्पैक्टनेस, सेग्रीगेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड एज रिजल्ट हमारी छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडी बन जाती हैं, और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को आगे हमारी जो फैगोसिटिक सेल है वो एनगल्फ कर लेती है, एंड इसी वजह से इसमें हमें कोई भी इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है कि इस एपोप्टोसिस की प्रोसेस के अंदर, फिनोमेना के अंदर कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है। We will discuss all the important protein that are useful in this apoptosis phenomena, but before that you have some idea about all those proteins. So यहाँ पर इस टेबल के अंदर वो प्रोटीन्स दिए हुए हैं, उनकी लोकेशन है, उनकी फंक्शन है और उनका एपोप्टोसिस में क्या रोल है, क्या वो एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब आप एपोप्टोसिस पढ़ोगे तो हम इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक वी शुड मूव विद आवर पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस, देन आफ्टर दैट हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, किस तरीके से प्रमोट और इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो आप प्लीज इस टेबल को समराइज करें, इस टेबल को याद करें, क्योंकि ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, हम जब बात कर रहे हैं एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है ये आपकी सेल के अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में हो रहा है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एपोप्टोसिस के परफॉर्म होने के लिए सबसे पहले सेल को चाहिए होते हैं सिग्नल। अब सिग्नल सेल खुद से भी जनरेट कर सकती है, सिग्नल बाहर से भी आ सकता है ना। तो अगर सिग्नल बाहर से आ रहा है तो हम कहेंगे सेल एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए जा रही है, एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है इसीलिए सेल एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए जा रही है। कि एपोप्टोसिस तो होगा लेकिन सिग्नल कहां से आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है। तो उस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि सेल के पास
हमारे पास मेजरली दो पाथवे होते हैं। एक पाथवे जिसे हम लोग एक्सटर्नल पाथवे कह रहे हैं। एक्सटर्नल पाथवे हमने क्यों कहा है? क्योंकि सिग्नल बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है। दूसरा हमारा जो पाथवे है उसमें सिग्नल सेल के अंदर से आ रहा है, इसीलिए उसे इंटरनल पाथवे कहा है। हम इन दोनों ही पाथवे को डिस्कस करेंगे। दोनों पाथवे के अंदर जो लास्ट रिजल्टेंट निकलता है वो तो एपोप्टोसिस ही होना है, बट डिपेंड करता है कि कौन से फर्दर प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, वो हमारे पाथवे में इस पे डिपेंड करता है कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे की सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने पहले ही कहा, एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल आएगा बाहर के एनवायरनमेंट से। अब बाहर कहाँ से आ रहा है? बाहर आ रहा है सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से आ सकता है, किसी नेबरिंग सेल से आ सकता है, कोई ग्रोथ फैक्टर हो सकता है ना। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सॉल्युबल लाइगेंड्स आते हैं जो सिग्नल का काम करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर अगर कोई लाइगेंड आ रहा है तो हमें रिसेप्टर भी चाहिए, और क्योंकि वो रिसेप्टर बाद में सेल की डेथ कराने वाला है, इसलिए उन रिसेप्टर को हम लोग डेथ रिसेप्टर कह देते हैं। क्यों? क्योंकि डेथ उसमें डेथ का सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट हो जाएगा जैसे सिग्नल बाइंड करेगा, है ना। तो रिसेप्टर को हम लोग डेथ रिसेप्टर कह देते हैं और लाइगेंड को हम लोग कह देते हैं डेथ लाइगेंड। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इसकी जो रिसेप्टर है कहाँ पर प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं। और एपोप्टोटिक एपोप्टोसिस पाथवे चाहे आपका एक्सटर्नली एक्टिवेट हो रहा हो चाहे इंटरनली एक्टिवेट हो रहा हो, एपोप्टोसिस पाथवे इन द लास्ट क्या करता है? कैस्पेज का एक्टिवेशन करता है। अब ये कैस्पेसेस क्या है, इनको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे इसी लेक्चर के अंदर, सो स्टे ट्यून। अगर आपको एपोप्टोसिस को वन शॉट में कंप्लीट करना है तो बहुत ही सिंपल वे में हर एक चीज को हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एक्सटर्नल पाथवे हमारे पास में इंटरनल पाथवे है। हमने कहा चाहे एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा हो चाहे इंटरनल सिग्नल आ रहा हो, इन द लास्ट कैस्पेसेस का एक्टिवेशन करना है, और यही कैस्पेसेस आगे जाके एपोप्टोसिस को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने कहा एक्सटर्नल पाथवे के लिए हमें क्या चाहिए? बाहर से सिग्नल आएगा, सिग्नल को हमने डेथ सिग्नल कह दिया, डेथ लाइगेंड कह दिया, और जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है उसको रिसीव करने वाला है उसको हमने डेथ रिसेप्टर कह दिया। ठीक है। अब क्या होगा? ये पाथवे शुरू होता है सेल के बाहर से, डेथ रिसेप्टर का यहाँ पर एक्टिवेशन होगा वाया द बाइंडिंग ऑफ डेथ लाइगेंड, या हम जिसे सॉल्युबल लाइगेंड भी कह रहे हैं। अब कौन कौन से डेथ रिसेप्टर हमारे पास होते हैं? देखो आपकी सेल के सरफेस पर ना बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे मार्कर्स होते हैं। हर एक मार्कर का, हर एक रिसेप्टर का अपना एक फंक्शनैलिटी होता है। बहुत सारे रिसेप्टर ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करें, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारे पास जो डेथ रिसेप्टर है उसमें आता है फाज आर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आर, DR3, DRY, DR5, ये आपने याद रखना, ये हमारे क्या है? डेथ रिसेप्टर है। कौन से लाइगेंड इन पे बाइंड करेंगे? जैसे कि फास आर है, फास आर का मतलब है फर्स्ट आर यानी कि रिसेप्टर, फर्स्ट लाइगेंड उस पे बाइंड करेगा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर है तो ऑब्वियसली बात है उस पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर लाइगेंड बाइंड करेगा, और कौन सा? अल्फा लाइगेंड बाइंड करेगा। DR3 हो गया और DRY और DR5 है, इनके ऊपर बाइंड करेगा APO3L, APO2L। ये जो L वर्ड है ना, इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर L है मतलब वो लाइगेंड है, अगर R है तो वो हमारा रिसेप्टर है। ठीक है। अब क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है डिस्क फॉर्मेशन। ठीक है। यहां पर क्या बनेगा? डिस्क फॉर्मेशन होगी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपने याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर सिग्नल बाइंड करेगा, सेल के अंदर सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट होने वाला है, और उसमें एक हमारा क्या है फिनोमेना कि वहां पर डिस्क एक्टिवेट हो जाएगी, डिस्क फॉर्मेशन हो जाएगी। डिस्क का मतलब डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस डिस्क एक्टिवेशन की वजह से इफेक्टर पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। अब इफेक्टर पाथवे क्या है? सिंपली इस कैस्पेज 3 का एक्टिवेशन होना ही हमारा एग्जीक्यूशन पाथवे है। ये तो हमारा इफेक्टर पाथवे का मतलब होता है। आप आगे जाके पढ़ोगे दो तरीके के कैस्पेज होते हैं, एक होते हैं इफेक्टर, एक होती है हमारे पास एग्जीक्यूशनर। ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल पाथवे भी क्या करता है? डिस्क का फॉर्मेशन करेगा। ये डिस्क फॉर्मेशन आगे जाके इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, वो इफेक्टर प्रोटीन हमारे एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे जिससे एपोप्टोसिस होगा।
अब पाथवे पे आते हैं। हमने क्या क्या स्टेप पढ़े? हमने कहा पहले लाइगेंड की रिसेप्टर से बाइंडिंग होने वाली है। तो सपोज कीजिए ये हमारी टी सेल है, इस टी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, और हमने डेथ रिसेप्टर कौन सा ले लिया? यहाँ पे फाज आर ले लिया, ठीक है। अब देखिए फाज आर के ऊपर कौन बाइंड करने वाला है? फाज एल बाइंड करने वाला है। हमने पहले ही कहा था कि फाज एल का लाइगेंड होता है फाज एल, ठीक है। ये हमारा फाज लाइगेंड है, यहाँ पर बाइंड कर गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे डेथ रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ट्राइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और ये हमारा क्या चीज है? ये है हमारा रिसेप्टर, ठीक है। हमने कहा था इसकी जैसे ही यहाँ पर बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होती अंदर क्या बनने वाला है? एक अडेप्टर प्रोटीन होगा। उस अडेप्टर प्रोटीन की वजह से इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होगा। इफेक्टर प्रोटीन को कौन एक्टिवेट कर रहा है? डिस्क एक्टिवेट कर रही है। डिस्क बेसिकली किससे बन रहा है? एडेप्टर प्रोटीन की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट हुआ, देन सिग्नलिंग कैस्केड की इनिशिएशन की वजह से डिस्क बनी। डिस्क यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारे इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो रहे हैं। इफेक्टर प्रोटीन कौन होगा यहाँ पर? प्रोकैस्पेज 8 होगा। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल पाथवे की। तो एक्सटर्नल पाथवे में इफेक्टर प्रोटीन होता है हमारा प्रोकैस्पेज 8। प्रोकैस्पेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के पास में, लेकिन जैसे ही एक्सट्रिंसिक सिग्नल आया है, ये प्रोकैस्पेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज 8 में। ये जो कैस्पेज 8 है, ये हमारे एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम है कैस्पेज 3, और कैस्पेज 3 का एक्टिवेशन ही सेल का क्या हो जाता है? एपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है। तो अब आई एम श्योर ये पाथवे अब आपको समझ में आएगा। क्या समझा हमने? लाइगेंड की बाइंडिंग हुई रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर की बाइंडिंग हुई तो डिस्क कॉम्प्लेक्स बना। डिस्क कॉम्प्लेक्स की वजह से प्रोकैस्पेज कैस्पेज में कन्वर्ट हो गया। इसके एक्टिवेशन की वजह से एग्जीक्यूशनल पाथवे एक्टिवेट हुआ। एग्जीक्यूशनल पाथवे का मतलब कैस्पेज 3 का एक्टिवेशन कैसे हुआ? प्रोकैस्पेज 3 आपकी सेल के पास था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था, उसका कन्वर्जन हो गया कैस्पेज 3 में, और इस कैस्पेज 3 के एक्टिवेशन की वजह से एपोप्टोसिस सबस्ट्रेट बने, वो एक्टिव हुए, और एक्टिव होने की वजह से सेल का एपोप्टोसिस हो गया, ठीक है। वहीं पर क्या होता है? जब हमारा कैस्पेज 8 एक्टिवेट होता है, ये 2 काम करता है। एक बिड प्रोटीन को भी बनाता है। बिड प्रोटीन बेसिकली प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर है। प्रो एपोप्टोटिक मतलब जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा अगर इसका एक्टिवेशन होता है तो बिड प्रोटीन 2 काम करता है। पहला एग्जीक्यूशनल पाथवे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा एक बिड प्रोटीन बनाएगा। ये बिड प्रोटीन का काम क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जाके बाइंड करता है और ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। कैसे? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक प्रेजेंट है साइटोक्रोम सी। अगर साइटोक्रोम सी का बहुत ज्यादा यहाँ पर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से अगर साइटोप्लाज्म में इसका अमाउंट बढ़ा तो ये एपोप्टोसोम की फॉर्मेशन कराता है। एप्टोसोम क्या है? एपोप्टोसोम बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं एपोप्टोसिस को प्रमोट करने का कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी आएगा। आपका जो कैस्पेज 3 है, समटाइम कैस्पेज 3 जो है हमारा, उसके एक्टिवेशन की वजह से एपीए फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाता है, और एपीए फैक्टर प्लस में साइटोक्रोम सी प्लस में हमारा कैस्पेज 9, ये तीनों मिला के क्या बनाती हैं? एपोप्टोसोम बनाती हैं, और इस एपोप्टोसोम की वजह से आगे अगेन कैस्पेज 3 का एक्टिवेशन हो जाएगा, और कैस्पेज 3 के एक्टिवेशन से सेम वही एपोप्टोसिस हमारा प्रमोट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों पाथवे एक्चुअली दिखाए गए हैं। दोनों पाथवे कौन से? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। वी विल डिस्कस इट लेटर, बट अभी के लिए आप सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे को कंसीडर करिए। एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? मेन स्टेप आपका एपोप्टोसिस में यही होगा, ठीक है। मेन स्टेप क्या है? सबसे पहले लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग। जैसे ही लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग हुआ, लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग की वजह से डिस्क कॉम्प्लेक्स बना। इस डिस्क कॉम्प्लेक्स की वजह से इफेक्टर कैस्पेजेस एक्टिवेट हुए, और इफेक्टर कैस्पेज हमारा क्या था? प्रो कैस्पेज हमारा कन्वर्ट किस में हुआ? प्रो कैस्पेज 8 कन्वर्ट होगा किस में? कैस्पेज 8 के अंदर। जैसे ही कैस्पेज 8 बना, कैस्पेज 8 हमारे प्रो कैस्पेज 3 को कन्वर्ट कराता है कैस्पेज 3 में, और कैस्पेज 3 हमारा क्या करवा देता है? सेल का
एपोप्टोसिस करा देता है। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे सिंपल सा आपने याद रखना है। आपने कौन सी चीज याद रखनी है? एक तो डिस्क कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है, डिस्क का एब्रिविएशन क्या है हमारा, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा कैस्पेज यहाँ पे इफेक्टर कैस्पेज है, कैस्पेज 8 है। एग्जीक्यूशनल पाथवे को कौन एक्टिवेट कर रहा है, कैस्पेज 8 एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, साथ में हमें माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी दिखाया हुआ है। इस माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को भी हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल पाथवे। इंटरनल पाथवे में क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और इंटरनल पाथवे। बेसिकली इसमें आपके दो ऑर्गनली काम करते हैं। मेजरली हमारा काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी के साथ एक और ऑर्गनली है जो काम करता है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, जब भी सेल एपोप्टोसिस के लिए जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या होता है कि सेल के एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों साथ ही एक्टिवेट होते हैं। बट समटाइम क्या होता है, सिग्नल अगर अंदर से आ रहा है तो इंट्रिंसिक पाथवे ही एक्टिवेट होगा, सिग्नल अगर सिर्फ बाहर से आ रहा है तो एक्सटर्नल पाथवे ही एक्टिवेट होगा। अगर इंटरनल पाथवे एक्टिवेट हुआ है तो वो दो ऑर्गनली को अफेक्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए अब इनके लिए सिग्नल क्या चाहिए, इनके लिए चाहिए कोई रेडिएशन की वजह से डीएनए का डैमेज हो गया हो, सेल के अंदर स्ट्रेस कंडीशन आ गई है। स्ट्रेस कंडीशन बोले तो मान लीजिए हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आ गई है ना, ग्रोथ फैक्टर आ गया है कोई। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर का विड्रोवल हो गया है एक्चुअली। तो ऐसी कंडीशन में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वजह से कैस्पेज एक्टिवेट होंगे। कैस्पेज अगर एक्टिवेट हुआ तो कैस्पेज 3 एक्टिवेट हुआ। कैस्पेज 3 एक्टिवेट होगा तो सेल का क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पाथ में हमने क्या देखा, इंटरनल सेलुलर डैमेज हुआ। इंटरनल सेलुलर डैमेज किसकी वजह से, मान लीजिए कोई रेडिएशन की वजह से हो गया, कोई स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हो गई, कोई ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉल हो गया। तो किसी भी कंडीशन के अंदर हमारा क्या हुआ, इंटरनल सेलुलर डैमेज की वजह से इंटरनल सिग्नल आया। इंटरनल सिग्नल की वजह से एक्टिवेशन होगा प्रो एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली का। इस BCL2 फैमिली के कुछ मेंबर होते हैं जिनका नाम है हमारा बैड और बैक्स। ये बैड बैक्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की जो परमिएबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। परमिएबिलिटी जैसे इंक्रीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है बहुत सारा साइटोक्रोम है। इस साइटोक्रोम का यहाँ से रिलीज होगा इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। और साइटोक्रोम सी क्या कराता है, एपोप्टोसोम की फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन अकेला साइटोक्रोम सी एपोप्टोसोम नहीं बना सकता, वो किसके साथ बनाएगा, उसको चाहिए साइटोप्लाज्म में रहने वाला एक और फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं APAF फैक्टर, प्लस में उसको चाहिए इफेक्टर कैस्पेजेस। इफेक्टर कैस्पेजेस में कौन सा, प्रो कैस्पेज 9। जैसे हमने कहा था एक्सटर्नल पाथवे के अंदर हमें कौन सा कैस्पेज काम आ रहा था, कैस्पेज 8 चाहिए था, वैसे ही इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमें कौन सा कैस्पेज चाहिए, कैस्पेज 9 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल पाथवे में डिस्क बन रही थी, डिस्क की वजह से कैस्पेज 8 बन रहा था। कैस्पेज 9 के अंदर बनता है एपोप्टोसोम, और ये एपोप्टोसोम बनाने के लिए हमें चाहिए APAF1 जो साइटोप्लाज्म से आएगा, हमें चाहिए साइटोक्रोम C जो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा, प्लस हमें चाहिए कैस्पेज 9। और ये कैस्पेज 9 कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, बट इसका एक्टिवेशन होगा प्रो कैस्पेज से कैस्पेज 9 बनेगा, और इन तीनों को मिला के बनेगा एपोप्टोसोम। और फिर ये एपोप्टोसोम एक्टिवेशन कराता है एग्जीक्यूशनल पाथवे का। एग्जीक्यूशनल पाथवे सिंपली कैस्पेज 3 का एक्टिवेशन होगा, और जैसे कैस्पेज 3 एक्टिवेट हुआ सेल एपोप्टोसिस के लिए जाएगी। इसी चीज को इस इमेज में भी साथ ही साथ दिखाया हुआ था। अब बात ये आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी इंक्रीज हो रही है इस बिड प्रोटीन की वजह से। ये बिड प्रोटीन कहाँ से आ रहा था, जब एक्सटर्नल सिग्नल आया था तो कैस्पेज 8 की वजह से दो चीजें हो रही थी, उसने कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कराया, प्लस में उसने बिड प्रोटीन को एक्टिवेट कराया। बिड प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, वो बिड प्रोटीन परमिएबिलिटी बढ़ा देता है माइटोकॉन्ड्रिया की, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी बढ़ी तो साइटोक्रोम C रिलीज होगा, साइटोक्रोम C रिलीज होगा तो एपोप्टोसोम बनेगा, एंड लास्ट में वही सेम चीज के हमारा एक्टिवेट हो जाएगा एपोप्टोसिस को परफॉर्म करने वाला कैस्पेज 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक नाम पढ़ा BCL2 फैमिली। BCL2 फैमिली बेसिकली है क्या, ये BCL2 का एब्रीविएशन होता है बी सेल लिम्फोमा, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हमारी बी सेल के अंदर ही हुई थी, इसलिए इसका नाम हमने BCL2 रख दिया। ठीक है, तो हमारा जो BCL2 फैमिली है, ये जो मेंबर्स होते हैं इसके कुछ मेंबर्स हमारे एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं,
कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। तो इस फैमिली के मेंबर आपने याद रखने, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस BCL2 फैमिली को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रो एपोप्टोटिक जीन, प्रो एपोप्टोटिक जीन का सिंपल मतलब है कि इनका जैसे ही क्लीवेज होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एपोप्टोसिस करने वाले जीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंटी एपोप्टोटिक जीन जो सेल को एपोप्टोसिस परफॉर्म करने से रोक रहे हैं। और एक हमारे पास होती है BH3 फैमिली जो एक्चुअल में इसी का ही मेंबर है, बट उसको BH3 जीन बोल देते हैं। इनका भी काम क्या है, एपोप्टोसिस कराना। तो ये नाम आपने याद रखने हैं कि प्रो एपोप्टोटिक जीन में हमारे पास आता है बैग, BCLX, बैड, बिड, बीक और HRK, ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक में कैसे याद रखोगे, BCL2, BCLXL, BCLW, BFLM, BRAG1, MCL1, A1, ठीक है। वैसे ही BH3 फैमिली के अंदर है हमारे पास बिम, बिड, नोक्सा, प्यूमा, बैड और BMF, ठीक है। ओके जी, अब एक बार वापस से हम आते हैं अपनी इस टेबल के ऊपर। इस टेबल में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि प्रोटीन इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, ठीक है। अब हम श्योर इस चीज को आप समझ पाओगे। हमने कहा था डेथ रिसेप्टर चाहिए, वो फास्ट रिसेप्टर हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर हो सकता है, मेम्ब्रेन के ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं, कैस्पेज एक्टिवेशन कराते हैं बाय शोइंग देयर बाइंडिंग विद द लिगैंड, एंड इनका काम क्या है, अगर बाइंडिंग होगी तो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे। इनिशिएटर कैस्पेज में हमारे पास आता है कैस्पेज 8, कैस्पेज 9। अभी आप पढ़ चुके हो कैस्पेज 8 कब एक्टिवेट होता है, एक्सट्रिंसिक पैथवे में। कैस्पेज 9 कहाँ एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक पैथवे में। दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल के अंदर। इनिशिएटर कैस्पेज कहाँ मिलेंगे, साइटोसोल के अंदर मिलेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी CSIR में, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। सो ये हमारा एक प्रोटीएस होता है, बेसिकली एनक्लीव कराता है इफेक्टर कैस्पेजेस को और ये प्रोमोट करता है एपोप्टोसिस को, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टर कैस्पेज की। इफेक्टर कैस्पेज या एग्जीक्यूशनर कैस्पेज हम इसे कहेंगे। इसका है कैस्पेज 3। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये साइटोसोल में भी होता है और ये हमारा न्यूक्लियस में भी होता है। ये भी एक प्रोटीएस है। प्रोटीएस का मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाला, क्लीव करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिसेंबल करता है, ठीक है। ये भी प्रोमोट करता है एपोप्टोसिस को। साइटोक्रोम C अभी हमने कहा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का मतलब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। ये पार्टिसिपेट करता है एपोप्टोसोम की फॉर्मेशन में, अभी हमने देखा, एंड ये भी जैसे एपोप्टोसोम बनाएगा एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। APF फैक्टर अभी कहा था हमने साइटोसोल में प्रेजेंट है, एपोप्टोसोम की फॉर्मेशन करा रहा है, इसीलिए एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है। एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली के मेंबर जैसे कि BCL2, BCLXL कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जब इंट्रिंसिक पैथवे एक्टिवेट होता है तो 2 ऑर्गनल इफेक्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये साइटोक्रोम C को रेगुलेट करते हैं। और इनका काम क्या है, एंटी एपोप्टोटिक है ना, तो एंटी एपोप्टोटिक मतलब अगेंस्ट एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराएंगे। वैसे हमारे पास है प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रो एपोप्टोटिक कहाँ पे है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। रेगुलेट साइटोक्रोम C अपोज द BCL2 और BCLXL, प्रोमोट करते हैं एपोप्टोसिस को। वैसे हमारे पास BH3 प्रोटीन बिम, बिड और प्यूमा साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है एंड ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एपोप्टोसिस को। तो देखो याद रखना है आपने, डेथ रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे, इनिशिएटर कैस्पेज सिर्फ और सिर्फ साइटोसोल में है, इफेक्टर कैस्पेज न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में भी होता है, साइटोक्रोम C इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होगा, APF साइटोसोल में, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर माइटोकॉन्ड्रिया और ER के पास, लेकिन प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, BH3 प्रोटीन साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होती है।